हेलो एवरीवन। आज हम लोग आर्टिकल 356 को समझेंगे। ये भी आपका पार्ट 18 में है। वन ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356 और 360 में कवर हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। 352 हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताती है। और ये 356 को आज हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या प्रावधान है। आर्टिकल 355 को पहले देखते हैं। 356 को समझने से पहले 355 को देख लें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution। किसकी ड्यूटी होगी? यूनियन की ड्यूटी होगी। किसको प्रोटेक्ट करने की? हर एक राज्य को प्रोटेक्ट करने की। किस चीज के अगेंस्ट? एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और ये इंश्योर करना कि जो राज्य सरकार हो, गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट जो हो, वो किसके हिसाब से चले? संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से चले। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 355 संविधान का ड्यूटी दे रहा है किसके ऊपर? यूनियन के ऊपर। किसको प्रोटेक्ट करने का? राज्यों को। कि राज्य सरकारें किस हिसाब से चले? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। और अगर एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो भी यूनियन उनको प्रोटेक्ट करे और ये इंश्योर करे कि हर एक सरकार जो राज्य में चल रही है वो किसको फॉलो करे? कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाए तो फिर यूनियन का रूल कहाँ लग जाता है? स्टेट में लग जाता है। ये देखिए आर्टिकल 355 में क्लियर लिखा हुआ है। प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, जिसके बारे में कौन सा आर्टिकल चर्चा कर रहा है? 355 चर्चा कर रहा है। प्रोविजंस 356 में है, लेकिन फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जिक्र आप 355 में भी देख रहे थे। If the president on receipt of a report from the governor of a state, अगर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट मिलती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा किसी राज्य के। और अदरवाइज, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि अगर गवर्नर ऐसा कोई रिपोर्ट ना भी भेजे राष्ट्रपति को तो भी अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हैं कि एक सिचुएशन ऐसा अराइज हो गया है इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राज्य में जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के हिसाब से अगर नहीं चल पा रही है तो प्रेसिडेंट में बाय प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट क्या घोषित कर सकते हैं? assume to himself all or any of the functions of the government of the state, यानी assume कर लेंगे to himself सारे या फिर any of the functions of the government of the state and all or any of the powers vested in or exercisable by the governor or any body or authority in the state other than the legislature of the state, यानी कि जो भी पावर एग्जीक्यूटिव गवर्नर एंजॉय कर रहे थे राज्य में, वो सब पावर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाए किस कंडीशन से? इस कंडीशन से कि गवर्नमेंट उस सरकार की, उस राज्य की संविधान के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल सकती है, तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो अज्यूम कर लेंगे स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को। डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। और क्या डिक्लेयर करेंगे? कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर का फंक्शन था वो कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट। यानी खुद एग्जीक्यूटिव पावर एज्यूम करने का पावर और स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर किसको देने का पावर? पार्लियामेंट को देने का पावर। ये किसको मिला हुआ है? राष्ट्रपति, अंडर आर्टिकल 356। तो ये देखिए 356 का कितना स्ट्रॉन्ग प्रावधान है। ये दोनों, जहां पर राष्ट्रपति अगर सेटिस्फाइड हो जाएं
कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का है वो खुद एज्यूम कर लेंगे, और जो लेजिस्लेटिव पावर राज्य का है वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर देते हैं। मेक सच इंसिडेंटल एंड, अभी सी ये प्रोविजन किसका कंटिन्यू है, 356 का। मेक सच incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provision of this Constitution relating to any body or authority in the state। क्या और राष्ट्रपति कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं पूरे राज्य में या पार्ट ऑफ स्टेट में किसी भी बॉडी या अथॉरिटी का जो फंक्शंस है उसको, provided that nothing in this clause shall authorize the president to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a high court। यहां पर हाई कोर्ट के जो पावर्स है ना वो राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं करते अंडर आर्टिकल 356। ये एक्सेप्शन है कि हाई कोर्ट के पावर्स को प्रेसिडेंट एज्यूम नहीं कर सकते, और सस्पेंड इन होल और इन पार्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स। यानी जुडिशरी के फंक्शन में कोई भी हस्तक्षेप अलाउड नहीं है अंडर आर्टिकल 356। तो ये भी लिखा गया है उसमें। एनी सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वैरिड बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। राष्ट्रपति ही प्रोक्लेम कर रहे हैं तो आगे जाके वो किसी और फर्दर प्रोक्लेमेशन से उसको हटा सकते हैं आर्टिकल 356 को, या उसमें चेंज ला सकते हैं उसके प्रावधानों में कि क्या लागू होगा राज्य में। Every proclamation under this article shall be laid before each house of parliament। और जो भी प्रोक्लेमेशन है इस आर्टिकल के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 356 के अंदर, उसको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा। एंड शैल एक्सेप्ट वेयर इट इज अ प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस proclamation cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both houses of parliament। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल जरूरी है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both houses of parliament। यानी 2 महीने के अंदर अप्रूवल इसका जरूरी है पार्लियामेंट से, नहीं तो ये खत्म हो जाता है, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। Provided that if any such proclamation, not being a proclamation revoking a previous proclamation, is issued at a time when the House of the People is dissolved। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि हाउस ऑफ पीपल जो है यानी लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो चुकी है, और द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ, या फिर 2 महीने के वो जो समय है 356 लगने के बाद उस बीच में डिसॉल्व हो जा रहा है लोकसभा। एंड इफ अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन हैज बीन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और राज्यसभा ने क्या कर दिया है, पास कर दिया है, राज्यसभा तो कंटिन्यूइंग चैम्बर, but no resolution with respect to such proclamation has been passed by the house of the people। तो या तो हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो सकता है या 2 महीने के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो लोकसभा से तो ये पास नहीं हो पाएगा बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। यानी लेकिन अगर राज्यसभा पार्लियामेंट में एक भी हाउस उसको अगर पास कर दिया है वो एक्सपायर 2 महीने एक्सपायर होने के पहले, तो प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution। तो 2 महीने के अलावा 30 दिन का और समय मिलेगा, कब से, जब पहली लोकसभा गठित होगी, क्योंकि लोकसभा क्या है, डिसॉल्व्ड, on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of 30 days a resolution approving the proclamation has been also passed by the House of the People। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर लोकसभा बीच में डिसॉल्व होगी तो उसका भी प्रावधान है, डेडलॉक की स्थिति नहीं है कि उस केस में क्या होगा,
प्रोवाइडेड राज्यसभा उसको अप्रूव कर दे। 30 महीने का समय नई लोकसभा को भी मिलता है उसको अप्रूव करने का। A proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of period of 6 months. 6 महीने के लिए ये लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन from the date of the issue of the proclamation, provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a proclamation is passed by both houses of parliament, the proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of 6 months from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to operate, but no such proclamation shall in any case remain in force for more than 3 years. देखिए 6 महीने के लिए ये एक्सटेंड होता है, लेकिन मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अब ये क्यों मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पर? अब देखिए आर्टिकल 356 जो है वो फेडरल कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको किस में कन्वर्ट किए हुए है? यूनिटरी। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। राज्य सरकार के पावर्स को कौन एज्यूम किए हुए है? यूनियन किए हुए। लेकिन ये माना गया कि 3 साल तक जो है वो स्थिति नॉर्मल हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 3 इयर्स होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर ये कंटिन्यू कर जाता तो ये डैमेज कर देता गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को, जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है उसको डैमेज करता। तो इसलिए इसका मैक्सिमम लिमिट लिखा हुआ है। Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period, अभी फिर वही है कि अगर हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा डिसॉल्व हो जाए 6 महीने के अंदर, मतलब जब वो लागू है प्रेसिडेंट रूल, एंड अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन पास्ड, और कंटिन्यू करने के लिए राज्यसभा ने फर्दर पास कर दिया है, बट नो रेजोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंटिन्यूएंस इन फोर्स has been passed by the Lok Sabha during the said period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days. फिर यहाँ पे भी वही प्रावधान, शुरू में ये प्रोविजन था कि जब प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने के लिए 2 महीने का टाइम है, जब पहली बार लगा 2 महीने के अंदर अप्रूव हो गया, 6 महीने तक कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर था कि अगर राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, लोकसभा डिसॉल्व है या 2 महीने के अंदर डिसॉल्व हो जा रही है, तो जब नई लोकसभा गठित होगी तो 30 दिन का समय मिलेगा उनको ये अप्रूव करने। तो ये 6 मंथ्स के भी पीरियड में भी वही लागू है कि अभी 6 महीने है, 6 महीना खत्म होने जा रहा है, आगे क्या होगा? तो अगर फर्दर राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया कि और 6 महीने के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, और लोकसभा इस बीच में क्या हो जा रहा है? डिसॉल्व हो जा रहा है, तो जब नई लोकसभा गठित होगी तो उसको फिर 30 डेज का टाइम मिलेगा इसको फर्दर अप्रूव करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे इस प्रावधान में लिखा गया है। ये डायरेक्ट आर्टिकल कोटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। Notwithstanding anything contained in clause 4, a resolution with respect to the continuance in force of a proclamation approved under clause 3 for any period beyond the expiration of 1 year from the date of issue of such proclamation shall not be passed by either house of parliament unless क्या कह रहा है? For any period beyond the expiration of 1 year from the date of issue of such proclamation. अगर देखिए मैक्सिमम सीमा 3 इयर्स है प्रेसिडेंट रूल के लिए, आर्टिकल 356, लेकिन 1 साल के बाद का कंडीशन है ना? क्या कंडीशन है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी पीरियड बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। 1 साल से अधिक अगर ये लगा हुआ है तो क्या कंडीशन मीट होना चाहिए उसके लिए? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 को रेफर कर रहा है, इज इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और एज द केस में बी इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, या जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं पूरे देश में लगा हो या उस राज्य में लगा हो जहां प्रेसिडेंट रूल है, या पार्ट में लगा हो उस राज्य के किसी हिस्से में, एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ सच रिजोल्यूशन। यानी कि 1 साल से अधिक राष्ट्रपति के शासन को आप तब एक्सटेंड कर सकते हैं जब उस राज्य में इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगी हो या उसके किसी हिस्से में लगी हो उस राज्य के, या पूरे देश में लगी हुई हो। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे दैट द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन
approved under clause 3 during the periods specified in such resolution is necessary on account of difficulties in holding general elections to the legislative assembly of the state concerned. मतलब कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि इलेक्शंस नहीं करवा सकते हम लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शंस नहीं करवा सकते लेजिस्लेटिव असेंबली का क्योंकि डिफिकल्टीज है इलेक्शन करवाने में, इसलिए 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड करना चाहिए राज्य में। तो ये कंडीशन है जब बियॉन्ड 1 ईयर्स आप इसको एक्सटेंड करते हैं किसी भी राज्य में। दो कंडीशंस 357 वेयर बाय, ये आर्टिकल है, वेयर बाय अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 of article 356 it has been declared that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of parliament it shall be competent। यानी कि 357 क्या कह रहा है कि जो लेजिस्लेचर का पावर था राज्य का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो अभी कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट करेगा। इट शैल बी कॉम्पिटेंट। अब पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है? फॉर पार्लियामेंट टू कन्फर ऑन द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक लॉज। यानी कि पार्लियामेंट किसको ये फर्दर पावर कन्फर कर सकती है? राष्ट्रपति को। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी दे सकती है टू मेक लॉज एंड टू ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू डेलीगेट subject to such conditions as he may think fit to impose the power so conferred to any other authority to be specified by him in that behalf। यानी पार्लियामेंट ये पावर प्रेसिडेंट को दे सकती है, प्रेसिडेंट फर्दर किसी अथॉरिटी को ये पावर सौंप सकते हैं लॉ बनाने का। दूसरा प्रावधान है फॉर पार्लियामेंट और फॉर द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी इन whom such power to make laws is vested। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में वेस्टेड, या पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को दे दिया, या प्रेसिडेंट ने किसी और अथॉरिटी को दे दिया लॉ बनाने का पावर। टू मेक लॉज कन्फरिंग पावर्स एंड इम्पोजिंग ड्यूटीज और अथोराइजिंग द कन्फरिंग ऑफ पावर्स एंड द इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज अपॉन द यूनियन और ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज देयर ऑफ, है ना। यानी इन सब को पावर मिलेगा लॉ मेकिंग का। For the president to authorize when the house of the people is not in session expenditure from the consolidated fund of the state। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ऑथोराइज कर सकते हैं जब लोकसभा जो है वो सेशन में ना हो, तो एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो ऑथोराइज कौन करता था? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली करती थी, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट कर सकते हैं अगर लोकसभा जो है वो सेशन में ना हो, पेंडिंग द सैंक्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट। आगे जाके इस एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट अप्रूव करती है। तो देखिए कितने ब्रॉड पावर्स हैं 357 में। लेजिस्लेशन का पावर पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकती है, प्रेसिडेंट फर्दर किसी अथॉरिटी को कन्फर कर सकते हैं, या फिर किसी पार्लियामेंट एक्सरसाइज करे, प्रेसिडेंट करे, या कोई अदर अथॉरिटी करे जिसमें ये सारे पावर्स हैं। टू मेक लॉज कन्फरिंग पावर्स इम्पोजिंग ड्यूटीज, है ना। पावर्स क्या एक्सरसाइज होगा, क्या क्या ड्यूटीज होगी, किसकी? यूनियन के ऑफिसर्स की, ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज देयर ऑफ, उन सब की। तो ये सब जो पावर है ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है? 357। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पेंडिंग द, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो अथोराइज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो ये ब्रॉडली हमने क्या देखा? आर्टिकल 355 को समझा, 356 को समझा, 357 को देख रहे। ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट रूल के अलग अलग प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको हमने देखा, और ये भी हमने देखा कि 6 महीने के लिए ये लगता है, 2 महीने के अंदर शुरू में अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट इज नेसेसरी। और यहाँ पर एक प्रावधान है कि इसका मैक्सिमम जो है वो 3 इयर्स इम्पोजिशन है। 1 साल के बाद, ये 3 साल में 1 साल जब हो जाए उसके बियॉन्ड 2 कंडीशन मीट होना चाहिए। दोनों में से एक, या तो ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो पूरे देश में या राज्य में या राज्य के किसी हिस्से में, इलेक्शन कमीशन कहे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य का है वहां चुनाव करवा पाना पॉसिबल नहीं है,
और ये इसको जो पार्लियामेंट अप्रूव करती है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव करती है ये प्रावधान को 2 महीने के अंदर। तो ये हमने समझा है। अभी इसके रिगार्डिंग और भी आगे हम लोग कंट्रोवर्सीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।